हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे पिछली वीडियो में हेडिंग पड़ी हुई थी आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेडी फॉर दिस। आपने देखा हाइगेंस का वेव नेचर पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करने में फेल रहा, तो वो मॉडल तो यहां पे काम आएगा। आइंस्टीन ने प्लैंक मॉडल को यहां समझाया और उसके आधार पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेल एक्सप्लेन किया। प्यारे बच्चों, प्लैंक का मॉडल क्या था? आपने हेडिंग डाली हुई है आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, तो एक स्टेटमेंट लिखे पहले तो आपको सारा कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि क्या रूप देना है इस आर्टिकल को। तो आपने हेडिंग डाली हुई है आइंस्टीन्स एक्सप्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके नीचे पहला स्टेटमेंट लिखिए। आइंस्टीन explained the phenomenon of photoelectric effect on the basis of Planck's theory or Planck's quantum theory, according to which, बस इतना छोड़ दें, according to which, अब जो लिखना है उसे समझें। फर्स्ट पैराग्राफ यही है। ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये इंडिविजुअल 2 नंबर का आता है कि प्लैंक की थ्योरी क्या है या लाइट का क्वांटम मॉडल क्या है। नाउ लिसन, बड़ा जब आप इस पैराग्राफ को सुन रहे हो या इस पूरी वीडियो को देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्लैंक ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू विच मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम, ये लाइट आ रही है, प्रकाश, ये ऊर्जा तो निश्चित रूप से है, एनर्जी आ रही है। चाहे वो हाइगेंस ने कहा अपने तरीके से, उसने भी ऊर्जा ही कहा था, एनर्जी, और ये प्लैंक भी यही कह रहा है। परंतु प्लैंक का कहना यह है कि लाइट जब आ रही है, अर्थात एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ एनर्जी के रूप में यहां पे आ रही है। उन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी पैकेट या एनर्जी बंडल, बट स्मॉलेस्ट मीन्स उसे और अधिक भाग नहीं किए जा सकते, जिन्हें नाम दिया गया क्वांटम। बाद में का नाम पड़ा फोटोन। बीच में कंफ्यूजन आप कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्टकट में फोटोन के आगे काम चला रहे थे, हो गया था गड़बड़। फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ और है, फोटोन के दर्शन तो अब आपको हो रहे हैं। लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। लाइट फोटोन्स के रूप में यहां पे आ रही है। लिखना है क्या हो, मैं क्लियर बता दूंगा, इसको तो बिल्कुल फैमिलियर होकर सुन लें, समझ लें मैं क्या कह रहा हूं। फोटॉन्स के रूप में यहां पे आ रही है, और हर फोटोन की जो ऊर्जा है, एनर्जी, जो स्मॉलेस्ट पार्ट तो कर दिया गया है, वो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो पूरी तरह से लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। यहां तक कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी प्लैंक के नाम पे दिया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। इतनी एनर्जी वाले बहुत सारे फोटॉन्स मिलके आ रहे हैं, इससे हम कह रहे हैं कि लाइट आ रही है। जब हाइगेंस ने कुछ और ही कहा था, वेव फ्रंट्स आ रहे हैं।
वो छोड़ दे बस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो चुका है। और अब आपको ये पता चल चुका है कि फोटोन के रूप में आ रही है, ऐसा कहा प्लैंक। और एक अंतिम भाग, ताकि उसके बाद मैं लिखवा सकूं उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, जिस जगह पर बहुत सारे फोटोन पड़ेंगे वहां हाई इंटेंसिटी डेवलप होगी। सुनिए मैंने क्या कह दिया, कि आसान वर्ड में बहुत उत्तम बात कह दी, जिसको वेव नेचर समझ ही नहीं सकता, वो तो उल्टा कहता है इसके। अर्थात जितने ज्यादा फोटोन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये है जी फर्स्ट पैराग्राफ। अब सुने, लिखना क्या है, उठा ले कलम, साथ साथ ही लिखना, और जब पता चल जाए क्या लिखना वीडियो पॉज कर देना। कंप्लीट अपडेट हो गया, हाँ लिख लिया फर्स्ट पैराग्राफ, वाह क्या बात है, तब आगे रिप्ले करना, इसको आगे प्ले करना। अकॉर्डिंग टू विच light travel in the form of smallest packets or bundles of energies. Each packet is called quanta or photon. Energy of each photon is h nu, where h is Planck's constant and nu the frequency of light. Intensity of light is directly proportional to the number of such photons. फर्स्ट पैराग्राफ अगर यहां तक नहीं लिखा तो पॉज कर दें, यहां लिख लें पहले। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पैर में पैर रखे हुए देखे जा रहे हो, बिल्कुल मत करना। अपमान करोगे सब्जेक्ट का, अपना भी हमारा भी, सबके अपमान करोगे। इसे यहां तक अपडेट हो लें पहले, तब आगे बढ़ें। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होते नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाइए। आइंस्टीन ने इस आधार पर क्या क्या कैसे कैसे कहा और क्या सुपर एक्सप्लेनेशन करा, भाई साहब गजब हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेटालिक सरफेस, inside metal many free electrons are traveling, some are on surface and some inside it. Light is incident on it. Now it is not wavefront is moving, now photons are moving. जैसे बारिश हो रही है, हम यूं बैठे देख रहे हैं और अलग अलग बूंदें एक दूसरे से रेस लगाते आगे जा रही है, ऐसा नहीं है, सारी बूंदें एक साथ आ रही है, उनके बीच का रिलेटिव मोशन जीरो, एक साथ, बस ऐसे आते हैं फोटोन एक साथ। यानी कोई फोटोन दौड़ के आगे निकलना चाह रहा अन्य फोटोन से ना, एक साथ, एक साथ। और जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा या कोई फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, तो अपनी सारी एनर्जी उस फोटोन को दे देगा। और एक फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही देने के लिए विवश है, कारण वो फोटोन है। फोटोन की परिभाषा यह है कि उसके और अधिक भाग नहीं किए जा सकते, वो अपनी एनर्जी को डिवाइड कर ही नहीं सकता कि दो दो इलेक्ट्रॉन को दे दे, इसलिए वो समस्त ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, इसको बाहर निकलने में थोड़ी कठिनाई होगी, यहां तक आने में इसको कई टकरे खाने पड़ेंगे। ये वाला सबसे ज्यादा ऊर्जा से निकलेगा, ये वाला कुछ कम ऊर्जाओं से निकलेगा। इस कारण अलग अलग ऊर्जाओं के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं।
सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी जो सरफेस पे ऑलरेडी, और उसको जितनी ऊर्जा चाहिए बाहर निकलने के इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बाकियों को तो इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। ओके, और अगर न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है तो हर फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। इसने इसको ऊर्जा दे दी तो इसमें से डब्ल्यू तो लगी बाहर निकलने के लिए, बाकी बची उसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी। ओके, तो उठाएं कलम और नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए। उठा ली कलम, उठा लो भाई। When light is incident on surface of metal, each photon या photon gave their whole energy to only one electron. या photon gives its whole energy to only one electron. If work function is W, then h न्यू एनर्जी उसको मिली, उसमें से W माइनस कर दो जो बाहर निकलने की जरूरत थी, बाकी जो बची यही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम क्यों? कि वर्क फंक्शन इसी के लिए तो होगा, इसके लिए तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के लिए हुई। लिखा जाएगा ना, एक और सुन लें। When light is incident on surface of metal, its one photon gives its whole energy to only one electron. If work function is W, then ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। लेनार्ड और मिलिकन का जो महान एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एक्सपेरिमेंटल एक इक्वेशन तैयार की गई थी, E के इक्वल टू ए न्यू माइनस बी। एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन जो निश्चित रूप से सत्य है, हूबहू मैच कर रही है, हूबहू। इसमें एक बात और भी थी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वाकई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये अलग अलग के लिए अलग अलग है, वाकई में वर्क फंक्शन अलग अलग बॉडी के अलग अलग ही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, किसमें से आसान है किसमें से कठिन है, सो डिफरेंट। तो यहां तक मैं आपको लिखा रहा हूं प्रॉपर, इसके बाद क्या लिखेंगे सुने। पेन लेके ही बैठना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होशियार ना बने, पेन लेके ही बैठना पड़ेगा, वो भी रफ कॉपी में। इसे लिखने के बाद विच इज वेरी इक्विवेलेंट टू या वेरी सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन E k is equal to a nu minus b. Hence it is also explained a universal constant, actually Planck's constant, and b is constant different for different materials, actually work function of different materials. Okay, यहां तक अपडेट करने प्यारे बच्चों, और सब कुछ अपडेट होने के बाद एक लंबी सांस खींच के छोड़ के तब फिर अलर्ट हो जाए कमर सीधी करके, और देखिए आगे कैसे बढ़ा जा रहा है। अगले पैराग्राफ आएगा, इफ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल, देन अगर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट आती तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाती है ना, बस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी परिभाषा तो नहीं भूले हो ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, यानी ये जो ऊर्जा केवल वर्क फंक्शन के बराबर देगी, बस जरा सी ज्यादा नहीं देगी, ज्यादा देती तो काइनेटिक एनर्जी भी होती, फिर मिनिमम कहां होता हो। देन ये जो फोटोन की ऊर्जा होती है सिर्फ वर्क फंक्शन का काम करती है, बस केवल। From next paragraph, if nu naught is the threshold frequency for metal, then
वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू h न्यू नॉट। देन साथ साथ लिखते रहना, उलझ जाओगे नहीं तो बिल्कुल। देन देखिए E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस W इज h न्यू नॉट। h कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये आपने देखा अलग अलग ऊर्जाओं से बाहर निकलेंगे, सबसे तेज यूनिट सरफेस पे होगा, अंदर वाले कुछ कम ऊर्जाओं के साथ निकलेंगे। अगर सबसे तेज निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड v मैक्सिमम हुई, इसके बाद क्या लिखेंगे, इफ v मैक्सिमम इज मैक्सिमम स्पीड of emitted photoelectrons, then EK is equal to half mv maximum square. Then half mv maximum square is equal to h into nu minus nu naught. यहां तक अपडेट करें और एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, पहले शुरू करते हैं। विच इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां तो अपडेट करें, यहां तो फुल अपडेट, एकदम सुपर अपडेट, क्योंकि अब अंतिम भाग इस वीडियो का है कि आइंस्टीन्स ने इतनी थ्योरी प्लैंक्स की यूज करने के बाद, ये इक्वेशन बनाने के बाद, उन पांचों नियमों को कैसे एक्सप्लेन करा। इट इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, पांचों नियमों को तभी तो एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको पता हो पांच नियम क्या है, और पांच नियम ही नहीं पता है तो गई भैंस पानी में। पांचों नियम मैंने आपको सिर्फ पिछली वाली वीडियो में याद करवा दिए हैं। The rate of emission of photoelectron depend on intensity of light incident. Magnetic condition does not depend on intensity. Depend on या increase with increasing frequency, threshold frequency about below this certain value, no emission is take place, no time lag. ये पांचों नियम आपको बाकायदा याद हों रिटर्न प्रैक्टिस के साथ। तो प्यारे बच्चे, अब आप अंतिम भाग की तरफ चलेंगे और इसको बताने के बाद क्या लिखेंगे, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव थ्योरी 5 लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन एक्सप्लेन एज बिलो। और ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने, 2-2, 3-3 लाइन के पैराग्राफ लिखने हैं, पांचों को अलग अलग प्रूफ करना है। पहला नियम था द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो जाएंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, जब डबल फोटोन होगी तो डबल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लो जी, हो गया एक्सप्लेन। क्या लिखेंगे, ये कहा था ना प्लैंक ने, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा। क्या लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी number of photons increase in same ratio. One photon emit only one electron, so number of photoelectrons is also increased in same ratio per second.
दिस इज लॉ नंबर 1। फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ, नियम यह था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो लो सुनिए जी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, सेकेंड पैराग्राफ में, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज्ड बट देयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इंक्रीज्ड, सो इट कैन नॉट इंक्रीज the maximum kinetic energy of photoelectrons. Yeah, maximum kinetic energy of photoelectron does not depend on intensity. This is law number 2. Number 3, ये था फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये दिखाई दे रहा है सब कुछ कांस्टेंट ये है हमारा, जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्ड में क्या लिखोगे, फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इट इज क्लियर ऑन इंक्रीजिंग न्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड। दिस इज लॉ नंबर 3। नंबर 4 के लिए थ्रेशोल्ड की बात आ जानी चाहिए। वो ये थी, चौथा लॉ, कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन नहीं होगा। चौथा लॉ, पैराग्राफ है, लॉ नहीं लिखना, अलग पैराग्राफ लिखने हैं। फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इट इज आल्सो क्लियर if nu is less than nu naught, छोटा हो जाएगा, माइनस बड़ा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, विच मीन्स जीरो भी नहीं हुई, यानी बाहर भी नहीं निकले, अंदर ही है, विच मीन्स देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज लॉ नंबर 4। और सबसे अंत में प्यारे बच्चों, वीडियो जारी है लंबी, जब नोट्स देख लो, अगर सच्ची मुच्ची बना रहे हो तो 1 पेज भरा होगा, या 1 या 1.5 पेज बस। इसमें फैमिलियर होना बड़ा जरूरी है, इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और ये नोट्स बन रहे हैं कि आपको याद हो चुके, पूछो अपनी अंतरात्मा से, आपको याद हो गया नहीं होगी, याद हो चुके। 5वां नियम, फोटोन पड़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, सेम इंस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फोटोन को बिल्कुल भावनाओं के द्वारा समझना होगा। दिव्य दृष्टि प्रबल कर ली जाए, टोटल भावनात्मक अंदाज में अपने आप को तैयार कर लिया जाए कि एक फ्लेम ऑफ कैंडल इमेजिन करें, फ्लेम ऑफ कैंडल, मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती की केवल लौ, जिसे हमारी पुरानी पिक्चरों में आत्मा के रूप में दिखाते थे, एक लौ आ रही, ऐसे वो आत्मा, और उसके बगल में एक फोटोन आ रहा है, फोटोन। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वो सीधे एनर्जी है। अगर शरीर होता तो उसकी आत्मा दूसरे में घुस जाती, उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी होती। इसी प्रकार से फोटोन भी डायरेक्ट एनर्जी है, वो एनर्जेटिक कोई स्टोन नहीं है कि उसने किसको चोट मारी और खाली पत्थर नीचे गिरा हुआ है ना, वो डायरेक्ट एनर्जी है। फोटो इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सरफेस पर ही था, उसे सीधे एनर्जी मिल गई, डायरेक्ट इंस्टेंटली एमिट। क्या लिखेंगे?
because photon is directly energy. So electron lying on surface of metal absorb it and emit instantly. So there is no time lag between the instant of incidence of light and instant of emission of photoelectrons. This is law number 5. लीजिए, आइंस्टीन के द्वारा वेल एक्सप्लेनेशन भी हो गया, नोबेल प्राइज तक भी इसको मिल गया, क्योंकि बड़ी महान बात है। और इसके साथ ही चैप्टर भी समाप्त हो गया, न्यूमेरिकल्स। भयंकर आवश्यकता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने की। ज्यादा पूछा फोटोन की ऊर्जा h², इतनी लाइट इसके ऊपर पड़ी, बताओ उसमें से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। फटाफट h² निकाल दो, देख लो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इसे निकाल देगा, नहीं इतने निकालेगा। मतलब इस प्रैक्टिकल में ही जो हुआ उसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स आएंगे। स्टार्ट करना, और जो भी दिक्कत आती है मुझसे पूछना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के कुछ कर रहा है और उससे कुछ समस्या आ रही है तो मेरे से पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, उसमें पूछा जा सकता है। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी उन प्रॉब्लम्स की जो आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए आएंगी। बोल तो 99% आएंगी नहीं, कि बेहद आसान परंतु वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और तैयार हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक आप भयंकर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर डालिए, और इसी बीच टोटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बार बार रिवीजन करें, इसका रिवाइज करें। ओके, बाय।